अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज। मैं हूं शराज असनाद। आज हम बात करेंगे बल्कि एक्सपोज करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग जैसे एक ऐसे धंधे को जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेशुमार नौजवान बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीक़ों से जाते हैं और वहाँ पे जाके उन्हें किस किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई एक तो अपनी जानें भी गंवा बैठते हैं और उनके पीछे यहाँ पे उनके ख़ानदान के क्या हालात होते हैं, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में एक्सपोज करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। मगर कुछ अहम फैक्ट्स जो यूनाइटेड नेशन ने अपनी 2015 की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग की रिपोर्ट में जारी किए और उसमें पाकिस्तान के बारे में बड़े शॉकिंग इंकशाफात थे। मैं वो आपसे कुछ शेयर करता चलूँ कि यूएन के मुताबिक पाकिस्तान में जो 2013 तक इन्होंने एनालिसिस किया उसके मुताबिक 2013 तक पाकिस्तान में 927 मिलियन डॉलर का ये बिजनेस, इलीगल बिजनेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का एक्सपेंड कर चुका है। पाकिस्तान से जो स्मगलिंग होती है उसमें पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का इलाका है कोयटा, वहाँ से ईरान ले जाया जाता है, ईरान से टर्की ले जाया जाता है और टर्की के बाद पिछले कुछ अरसे से ग्रीस ले जाया जा रहा था, जिसमें जो मिडिल ईस्ट के पनाहगुज़ीन थे उनकी बहुत बड़ी तादाद में ये लोग स्मगल होके यूरोप में बाकायदा तौर पे चले जाते थे। इवन टर्की में एंटर होने के बाद वो यूरोप में होते हैं, मगर अब उनका ग्रीस पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1000 के करीब ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क्स मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पे ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मजमूम धंधे में ये शामिल हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे उन डिपोटीज़ के साथ जो यूरोप से, खासतौर पर टर्की से डिपोर्ट होकर आए हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं, वो क्या कहते हैं। आइए और सुनिए उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी। अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन कब गए थे? 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। नाम क्या आपका? मेरा नाम अली। अली, क्या किस तरह गए थे, कितने पैसे दिए थे? मैंने 180 दिया था और दूसरे तरीके से गया था। कहाँ, किस किस रास्ते से गए थे? ईरान के रास्ते से गया था। ईरान गए थे ना, तो यहाँ से बलूचिस्तान से ज़मीनी? जी, बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, ईरान से तुर्की। तुर्की में जाकर पकड़ा गया और उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। तो तुर्की में कितनी देर रहे थे? तुर्की में 2 माह रहा, वो 2 माह रहा। तो 2 माह किसके पास रहे? एजेंट के पास रहे? एक एजेंट ने पकड़ लिया था। तो एजेंट फिर क्या करते थे? एजेंट मारते थे और कहते पैसे नहीं। एजेंट मारते थे? पैसे किस चीज़ के मांगते थे? 1,80,000 तो दे चुके थे वो वैसे ही वो कोई और किसी और ने पकड़ लिया था। अच्छा, तो क्या कहते थे? ये भी कहते थे घर फ़ोन करो, घर फ़ोन करके पैसे मंगवाओ? तो ये नहीं कहा, वो कुछ कहते थे पैसे मंगवाओ और मैं उधर से भाग गया था। अच्छा, और बाकी लोग जो उनके पास और कितने थे? उनके पास कोई बहुत ज़्यादा लोग थे, काफ़ी ज़्यादा लोग। तो उनके साथ तो सलूक क्या करते थे? सलूक बहुत बुरा करते। क्या करते थे? बस मारते हैं, पैसे दो पैसे दो। तो खाने को कुछ देते थे? खाने को कभी कभी दे देते, कभी ना देते। तो क्या वहाँ पे जो लोग हैं उनकी हालत ख़राब भी हो जाती है? बहुत ख़राब हो जाती है, ये देख सकते हैं। ये क्या है? ये उधर से ही कोई जख्म बने हैं। जख्म बने जो उन्होंने मारे हैं और ये जख्म वहाँ पे बन गया? मारे हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं। पैसे कहते हैं घर से मंगवाओ। तो अब तुम उन खुशकिस्मत से जो भाग गए, क्या पैगाम क्या देते लोगों को? जाना चाहिए उन्हें? ना, कभी भी ना जाएं। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? सदा मुश्ताक। अच्छा मुश्ताक, मुझे बताओ क्या हालात थे वहाँ पे? बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात। क्या वहाँ नौकरी मिल रही है? नौकरी मिल रही है लेकिन तनख्वाहें ले लेते हैं, वो खा जाते हैं पैसे। अच्छा, और क्या करते क्या? 1000 रुपया तनख्वाह होती है, ठीक है, उसमें रोटी पानी खा बचा कर यही 15-16 रुपया बचता है। नहीं, लोग तो क्या कहते हैं टर्की यूरोप में है, आगे ग्रीस जाएंगे और बेहतर जाएंगे, तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने के लिए इस रास्ते को अडॉप्ट करें। लाइनें लगी हुई है जाने वाले लोगों ने सिर्फ सुना है लेकिन देखा नहीं है। उन्होंने वो समुद्र में लाशें नहीं देखी जो तुर्की के टेलीविजन पे डेली दिखाई जाती है, ठीक है। कितने लोग उधर मरे हैं, कितने लोग मर गए? हजारों के, गिनने के बाहर हैं। कई ऐसे हैं जिनके समुद्र में लाशें नहीं मिली। तो सिर्फ पाकिस्तानी जा रहे हैं, कोई और भी हैं? पाकिस्तानी, सूरिया, मोरक्को, अफगानिस्तान और भी। तो ये रास्ता आपने किस एजेंट से गए थे आप? मेरा एजेंट वो आफसाबाद का था। अच्छा, और फिर आफसाबाद के एजेंट को कितने पैसे दिए आपने? मैंने उसको 1,80,000 रुपये दिया। अच्छा, और फिर क्या जिल्लत खुवारी। किस रास्ते से वो ले गए? ईरान से गए। बलूचिस्तान के रास्ते, जमीनी रास्ते? चिमनी से गए थे हम। अच्छा, कराची से आप उसके बोट के रास्ते? बोट के रास्ते पे गए थे और बहुत 1 माह लग गया था जाने में तकरीबन। 1 माह बाद आप ईरान पहुंचे? 1 माह बाद पहुंचे थे। खाने को पानी नहीं मिलता और रास्ते में खाने को रोटी नहीं मिलती, पीने को पानी नहीं मिलता, बहुत ज्यादा मारते। तो जब टर्की पहुंच गए, मारते क्यों हैं? मारते ये वो कहते हैं जब एक छोटी गाड़ी जो एक्सल आई है इधर, उसमें 18-19 बंदों को एक कार में बंद कर लें तो क्या हालत होगी? तो आपको क्या सोच के गए थे? क्या सोच के गए थे? बस एजेंट उस वक्त कहते थे उधर बहुत ज़्यादा तनख्वाह है,
600 यूरो तनख्वाह है उधर एक माह की। तो 1,80,000 रुपये कहाँ से दिया था? 1,80,000 खुद से देने थे और क्या। नहीं यानी क्या किया, घर वालों से लिए? क्या करते हैं घर वाले? घर वालों के लिए थे, एक आधी भैंस थी वो बेचती थी। भैंस बेच के? हाँ। तो फिर क्या? तो वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब खेती बाड़ी करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, एजेंट जितना सुहाने का आप दिखाते हैं, जिस तरह आपको दिखाए गए, लोगों को क्या सजेस्ट करते हो? मैं तो उनको कहता हूँ पागल ही हैं वो, जो है इनकी बातों में आएंगे। अच्छा। ठीक है, नहीं आना चाहिए इनकी बातों में। दोबारा जाओगे कहीं और? दोबारा नहीं जाऊँगा, एक ही बार था बस। और खुद रिपोर्ट हुए, खुद पकड़े गए या खुद अपने आप को पेश किया? खुद अपने आप को पेश किया। उधर क्या है, उधर पाकिस्तानियों को वो काट रहे हैं इधर से। शाम को जब हफ्ता लेकर वापस आते हैं, उधर वो तुर्की के लोग जो होते हैं उनको काट देते हैं। ठीक है, उधर 8-9 आदमी अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। काटते क्यों हैं? काटते बस वो पैसे छीनते हैं, लेकिन जिस आदमी ने हफ्ता लगाया होता है वो उसका दिल नहीं जाता पैसे देने को। तुर्की से आगे ग्रीस क्यों नहीं गए? एक दो बार कोशिश की थी, नहीं जा पाया। तो उसके पैसे? हाँ। अब इस वक्त पिछले 2 माह पहले वो कैंप खुले हुए थे, लेकिन अब बंद हो गया। लेकिन लोगों को यह कैंप खुले हुए हैं, जो पनाह गज़ीनों के कैंप थे, जो मिडिल ईस्ट से लोग आए थे। हाँ, सूरिया के लिए खुले हुए थे, सीरिया और वो कैंप आगे जाते थे, उसके जरिए लोग आगे जा रहे हैं। हाँ, वो बंद हो गए अब। अच्छा। लोगों को अभी भी एजेंट ये बताते हैं खुले हुए हैं, वो इसी शौक में जा रहे हैं कि हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, लोगों को यही बताया जा रहा है कि आगे कैंप्स खुले हैं, पनाहगज़ीन आगे जा रहे हैं, यूरोप के रास्ते खुले हैं और लोग अभी भी ये सोच के आगे जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मगर उन्हें कहीं पे भी कोई अच्छा बेहतर मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया टर्किश पुलिस को और उन्हें बताया कि वो वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तुर्की और दीगर यूरोपीय ममालिक में जो पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की खातिर जा रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद वापस भी आ रही है। 9 के करीब ऐसे अफराद हैं जो गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट हुए और अब इनको जुडिशल रिमांड लेके जेल भिजवाया जा रहा है। ये कुछ लोग इनमें से हमारे साथ मौजूद हैं। असल सूरत हाल क्या है कि वाकई वहाँ पे इस वक्त इनके हालात बुरे होते जा रहे हैं कि वाकई वहाँ पे जो इनके एजेंट है वो इन्हें मारते हैं, इन्हें अपने पास रखते हैं और फिर पैसे लेके छोड़ते हैं। ये सारे हालात हम इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम एहसन है सर। कहाँ के ताल्लुक है? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। और किस तरह गए थे? मैं सर कराची के रास्ते से गया था ईरान, और वहाँ से तुर्की पहुँचा। मैं 21 डेज में पहुँचा था वहाँ। कराची से ईरान बोट के रास्ते, समंदर के रास्ते गए थे, 21 दिन में पहुँचे थे। एजेंट कौन था आपका? मेरा एजेंट मंडी बहाउद्दीन का था, कमर शाह नाम था उसका। कमर शाह को कितने पैसे दिए थे? उससे 3 लाख रुपये में बात हुई थी जुनान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे बॉर्डर क्लोज हो गया तो तुर्की मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। तो क्या किया हुआ है आपने? मैंने एफ ए किया। एफ ए? तो कोई नौकरी करते थे यहाँ पे? नौकरी मिली नहीं यहाँ पे, इतनी तंग आके वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन आपको कैसे एजेंट कैसे मिला? ढूंढा कैसे एजेंट? देखिए सर, एजेंट हम एजेंट को नहीं ढूंढते, एजेंट हमें ढूंढते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में गुर्बत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह के हम लोग अपने मुल्क में हैं। आप वापस आ गए हो, बेशक आप पकड़े गए हो, जेल जा रहे हो, जो भी है, लेकिन आप अपने मुल्क में वापस आके खुश हो। बहुत खुश हैं हम। ऐसे मुझे बताओ कि वहाँ पे कितनी देर रहे आप टर्की में? मैं तकरीबन 1.5 माह। ईरान से टर्की कैसे गए? ईरान से टर्की सर तकरीबन 2-3 दिन तो पैदल चलाते हैं, वो भूखा प्यासा, कोई खाना माना नहीं होता। अच्छा। और वहाँ पे जाना भी एक मसला है और वहाँ से आना भी एक मसला है, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्सेप्ट में जैसे हमारे जो निसार साहब ने यह कहा है कि जिस बंदे के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, सबूत नहीं होंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। हाँ। हमें तकरीबन 40 से 50 दिन तो वहाँ पे लगते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने में। उसके बाद टिकट होती है, पैसे फिर आप अपने आप को क्लियर करवाते हो, बताते हो कि हम पाकिस्तानी हैं, ये उसके सबूत हैं, फिर वापस आते हो। किसी बंदे की टांग टूटी है, किसी के बाजू नहीं है, लेकिन वो नहीं, ये कैसे टूट गई टांग और बाजू कैसे नहीं? जब बंदा चलता नहीं है तो वो डंकर मारते हैं, फिर मारते हैं, भागो पुलिस है पीछे। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए मारते हैं। तो जो बंदा कोई ऐसा होता है जिसकी टांग टूट गई, बाजू टूट गया, जो जख्मी हो गया, जो थकन से चूर हो गया, जिसमें हिम्मत नहीं है, जो वो वहीं पे रह गया, तो उसको क्या करते हैं? सर आप हिम्मत की बात करते हैं, पहाड़ी पे बंदा चढ़ रहा है, अगर वो गिर गया, मर गया तो मर गया, छोड़ो उसको। और अगर जख्मी हो गया तो वो उसका मसला है, उसको वहीं पे छोड़ो, वो छोड़ के चले जाते हैं, भूखा प्यासा। तो जब आप लोग वापस आते हैं उसी रास्ते से, तो वहाँ पे फिर लाशें भी पड़ी देखते होंगे? जाते हुए हमने लाशें देखी हैं, जाते हुए लाशें देखी हैं, और वहाँ पे इतने लाचार लोगों को देखा है कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि हमारी टिकट हो गई है, 40-50 दिनों में हुई है, लेकिन हम लोग अपने वतन वापस आ गए हैं। अच्छा, एक ये भी लोग हैं जो अभी एक रिसेंट केसेस आ रहे हैं कि वहाँ पे एजेंट जो है, टर्की के जो कुर्द एजेंट हैं, जो ईरान के कुर्द हैं, इनके ज़रिए वो वहाँ पे लोगों को यरगमाल बना लेते हैं, उनसे मेहनत भी करवाते हैं, उनके पैसे भी ले लेते हैं और उनको प्रेशराइज करते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को फ़ोन करें और उनसे पैसे मंगवाएं। ये सब पाकिस्तानी एजेंट है हमारे जो करते हैं, वहाँ पे तुर्की के काम नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को काटता है, वही जो है ना बंदे गवाह करते हैं,
जो है ना बंदे उठा के लाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं और उनको मारते हैं। और उनकी फैमिली से फिर फ़ोन कॉल करवाते हैं जी 40 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 15 जितना लाख, जितने की जिस तरह हो, जहाँ पे कोई जहाँ फंस जाए, जो जहाँ फंस जाए। और वो पैसे लेके फिर उन्हें छोड़ देते हैं कि पैसे लेके उन्हें ग्रीस पहुँचाते हैं? ये उनकी मर्जी है। वो नहीं, ग्रीस का तो हिसाब ही नहीं है ना, वो सिर्फ पकड़ते हैं कि पैसे लेने के लिए, पैसे लेते हैं फिर छोड़ देते हैं कि बस नहीं छोड़। अच्छा, अब तुर्की से ग्रीस कैसे जाया जा सकता है? पैराशूट की कश्ती होती है, हाँ। उसमें जो है ना मौत का खेल है, कोई चला गया 10 में से 2 जाती है, 8 डूब जाती है। अच्छा, वो जो डूब जाती हैं, तो आप ग्रीस तक गए? नहीं, मैं नहीं गया। आपने अटेम्प्ट ही नहीं की? नहीं। कुछ एक ये लड़का ऐसा है जिसने अटेम्प्ट की। आपने अटेम्प्ट की ग्रीस की? हाँ मैंने देखा। आपने ग्रीस की अटेम्प्ट की? हाँ। तो क्या बना? क्या मेरी टैंकी नहीं लगी थी उस वक्त, मैं पकड़ा गया था। डिंकी किसे कहते हैं? टैंकी से कहते हैं जो 2 नंबर रास्ते से जाते हैं, ठीक है ना। एक बोट होती है जिसे पानी में फेंकते हैं, वो हवा की बोट होती है, उसमें तकरीबन 10 बंदों की जगह होती है, जिसमें 20 बंदे बैठा दिए जाते हैं, ठीक है ना। जो हम सुनते हैं, टीवियों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि जनाब बोट डूब गई, बंदे मर गए। हाँ। ये वही बंदे मरते हैं जिनको तैरना नहीं आना होता, तैरने जो बोट्स की- ओवरलोड होती हैं। ओवरलोड होती है, वो डूब, उसके नीचे फट्टे लगाते हैं। ठीक है। जब ओवरलोड होती है तो वो फट जाती है, ठीक है। बंदे नीचे चले जाते हैं, जो जीते जाते हैं वो ऊपर नहीं आते। आप बच गए? हाँ मैं बच, क्योंकि मैं पुलिस ने पकड़ लिया वो था। पुलिस ने पकड़ के वापस तुर्की से घेर दिया? हाँ तुर्की से घेर दिया। वो यूनान वाले पकड़ के अपने पास नहीं रखते? क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल पानी में नहीं गए थे, अभी क्योंकि पीछे तुर्की की तो जब इंटरनेशनल पानी में हो तो फिर क्या होता है? फिर वो यूनान वाले ले जाते अब तुर्की से यूनान जा सकते हैं बंदे? हैं। नहीं, अब नहीं, नामुमकिन है, बहुत है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर थी ना आगे से, वो यूनान वाले लेते ही नहीं है, पहले ले लेते थे, अब नहीं लेते। यूनान वाले ये भी सुनने में है, वो कहते हैं वो जो इंटरनेशनल पानी है उसके अंदर वो कश्ती को खुद ही डुबो देते हैं। ये भी ऐसा भी सुना है, ऐसा भी सुना है, देखा भी है, खबरों में देखा भी। वो एक डंडे के साथ ना उसको नीचे दबा देते हैं, कश्ती को नीचे, यानी वो उन बंदों को अपनी कस्टडी में नहीं रखते? क्योंकि अब ये जो हुकूमत ने नई बात निकाली है कि जिसको डिपोर्ट करना है उधर से यूरोप कंट्री से, उसको 5000 यूरो देंगे। अच्छा। तो वो देंगे, तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपनी जान छुड़ाओ, इनको मार ही दो। अच्छा बेटा, मुझे सिर्फ आप आखिर में ये बताओ कि क्या रिकमेंड क्या करते हो लोगों को? बहुत ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, लोगों की एक लाइन लगी हुई है, लोग चाहते हैं, उन्हें यही नज़र आता है कि तुर्की जो है वो एक गेटवे है यूरोप में एंटर होने का। वहाँ से वो यूनान जाएंगे, यूनान से पनाह गज़ीनों की आड़ में वो अपना यूरोप के प्रॉपर शहरों में, जर्मनी में, बेल्जियम में, यहाँ पे वो एंटर हो सकते हैं। तो ये इसी बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब एजेंट आपको दिखाते हैं, इसलिए आप लोग जाते हैं। क्या रिकमेंड करेंगे नाजरीन को, लोगों को, वो जाएँ ना जाएँ, जाएँ तो क्या करें? ये सर उनसे पूछे जो यूनान में, जर्मनी में, इटली में कैंपों में लोग बैठे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यूरोप में कुछ भी नहीं है, ना वो छोड़ते हैं, ना वो रखते हैं, ना वो खाना देते हैं, बस कैंपों में डाल दिया उनको, बस जो है ना वो मर रहे हैं, ठीक है। हमारा मुल्क जो है ना वो कुछ चीज़ ना हो तो लेता नहीं है, हमारे रूल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और जो है ना वहाँ पर जलील हो गई है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने मुल्क में 200 रुपया कमा लें, वहाँ के 1000 से बहुत है। ठीक है, ये आपने इन लोगों सारों की बातें सुनी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर यूरोप, ईरान के रास्ते, तुर्की और वहाँ से ग्रीस जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो आगे चले जाते हैं, मगर वो भी वापस आने को तरजीह देते हैं। और सारे लोगों की स्टोरी आपके सामने है। बहरहाल इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये जान सकें कि किस तरह का सलूक वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है, जो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इन मुल्कों में जाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो आगे जा सकें। मगर इन सारों ने जो एक मुश्तरका बात की वो यही थी कि अपने मुल्क में रूखी सूखी खा के गुजारा कर लें, मगर बाहर ना जाएं। जो हालात वहाँ पे पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं वो सोच के इंसानी रूह तक काम जाती है। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक यहाँ के लेंगे, ब्रेक के बाद FIA से बात करेंगे और उनसे आपको बताएंगे कि उनके अफसरान इन सारे सिनेरियो और एजेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इंसानी स्मगलिंग के इस मकरू धंधे के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ FIA गुजरांवाला डिवीजन में। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला डिवीजन FIA के हेड खालिद अनीस साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ये जो नया ट्रेंड आया है, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बड़ी कॉमन ट्रेंड हम सुनते आ रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर जो लोग होते हैं जिनको स्मगल किया जा रहा होता है और जिनकी ट्रैफिकिंग की जा रही होती है, उनको हॉस्टेज बनाया जाता है और पीछे उनकी फैमिलीज़ को कॉल करके रैंसम रिसीव किया जाता है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है फैमिलीज़ को। इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? ह्यूमन स्मगलिंग तो इस एरिया में बहुत आम थी। लोग ज़्यादातर लैंड रूट का इंतखाब करते थे, लेकिन पिछले 3-4 माह से हम देख रहे हैं कि लोग जो लैंड रूट के ज़रिए जाते हैं, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से आगे ग्रीस, तो ये तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है। अब वो जो एजेंट्स हैं वो इनको धोखे में रखते हैं और जब वो तुर्की पहुंचते हैं या ईरान पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको होस्टेज बना दिया जाता है। अच्छा,
फिर उनसे तशद्दुद करते हैं, उनकी चीखो पुकार मोबाइल फ़ोन पर, टेलीफोन पर उनके पेरेंट्स को, उनके वारसान को सुनाते हैं कि हमें पैसे वापस दिए जाएँ। रैंसम तकरीबन ये तावान का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले भी 2-2.5 माह पहले हमने एक अनर्थ किया था गैंग, जो नौशहरा की एक औरत थी, उसकी बेटे को हमने बाजियाब कराया था ईरान से। ठीक है। तो ये दूसरा एक इंस्टेंस आया है कि जिसमें एक पाकिस्तानी, ईरानी और टर्किश, ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो टर्किश बेस्ड है। वहाँ पर ये हॉस्टेज बनाते हैं, जिसमें अभी आपका नाम सुना है कि दानियाल भट्ट है, सुहेल भट्ट है और एक ईरानी है रज़ा खोई। ये वो उन्होंने एक ग्रुप बनाकर, वो सेफ हाउसेस बनाकर और लोगों को ये यरगमाल बनाकर और रैंसम वसूल कर रहे हैं। खालिद भाई, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जो सारी की सारी रकूम वसूल की जाती है, ये लोकल एजेंट्स जाके फैमिलीज को कहते हैं कि जनाब आपका फ़ोन आ गया है, आपके बेटे को अगर आपने वापस लेना है या उसको आगे भिजवाना है तो आपको रकम दें, और हुंडी हवाला जिसके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सख्ती है, उसका इस्तेमाल इन केसेस में बड़ा ज़ाहरी तौर पर सामने आया है। बिल्कुल ऐसा है कि हम नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑलरेडी इलीगल हुंडी वाला बिजनेस के खिलाफ क्रैक डाउन कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि सामने आ गई है कि ये हुंडी वाले के ज़रिए रैंसम की अमाउंट को तुर्की या ग्रीस भिजवाया जा रहा है। इसमें हमने 2 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए हैं। अब चूँकि ये सिस्टम बहुत एक मरबूत और बड़ा कॉन्फिडेंट एक सिस्टम बना रखा है, जिसमें असल मालिकों का नहीं पता चल रहा। एक कासम का नाम बताया है। मैं यही कहना चाह रहा था कि सारा का सारा जो सिस्टम है ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग का, और इसके साथ अगर रिलेट करें, बिल्कुल कोरिलेट करते हैं आपस में। एक दो लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, बल्कि हर बंदा तो एफआई तक अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे हमेशा आपके इस चैनल, मीडिया चैनल के जरिए ये गुजारिश है उन वालदैन से कि जो बच्चे जिद करते हैं उन पर नज़र रखें, उनको इस रूट के तहत बिल्कुल ना भिजवाएं। ये सिवाय मौत के या परेशानी के इसमें कुछ नहीं है। कोई सुहाने ख्वाब बहुत दिखाएंगे आपको एजेंट कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, लाखों डॉलरों में कमाई लेगा, लेकिन ऐसी बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पास जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसी तरह ही है। अच्छा, और ये जो अब नया ग्रुप डिस्क्लोज हुआ है, दानियल भट्ट, सुहेल भट्ट, सारे लोग, इसके लिए हम हायर अप से इसको टेकअप कर रहे हैं कि ताकि उनके ममालिक की एम्बेसी से भी कोऑर्डिनेट किया जा सके, और इस ग्रुप को हम इंटरनेशनल तौर पर जो बन चुका है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के एशियन कंट्रीज़ के भी इसमें लोग जाते हैं बेचारे, वहाँ पर हॉस्टेज हो जाते हैं, तो ताकि इसको गैंग को हम उनकी हुकूमतों के ताउन से इसको ब्रस्ट करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनीस साहब। ओवरऑल सिनेरियो आपने जाना कि किस तरह जो है एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ है, और ये जो एजेंट्स पकड़े गए इन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं बाहर, उन्हें किस तरह हॉस्टेज बनाया जा रहा है और किस तरह उनकी फैमिली से रैंसम डिमांड किया जा रहा है। खालिद अनीस साहब की हमने बातें सुनी। किसी तरह का केस रिपोर्ट हुआ है गुजरांवाला में, जहाँ पे एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली के एक नौजवान को घेर कर बाहर ले जाया गया, उसको तुर्की में हॉस्टेज कर लिया गया। इस केस को इंस्पेक्टर वकार अवान डील करें, हम उनसे बात करते हैं। वकार, खालिद साहब से हम यही बात कर रहे थे कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक केस भी यही आया है, इसमें कुछ लोग आपने अरेस्ट भी किए, उनसे भी हम बाद में जानेंगे, मगर इस वक्त जो ज़मान बच्चा उन लोगों की कस्टडी में है, उसके हवाले से उसकी बाजियाबी के लिए आप लोग क्या स्टेप्स कर रहे हैं और क्या डिमांड्स क्या उन लोगों की? उनकी डिमांड बेसिकली यही है कि हमें 3.5 लाख रुपया दे दिया जाए और हम बच्चे को छोड़ देंगे। इनिशियली वो अमाउंट दे के गए हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ पर डिटेन करके और उसको थ्रेट करके या उसको मार के जो है वो पीछे से मज़ीद डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो पहले से बेहतर है, फैमिली की कंडीशन अच्छी है। वो कहते हैं इसमें इस तरह के केसेस में वो नॉर्मली फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या फैमिली वो अफोर्ड करती है और फैमिली पे ऑफ कर सकती है, और इसके लिए शायद वो लोकल जो एजेंट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है। और एग्जैक्टली उसमें लोकल एजेंट्स जो हैं वो फैमिली की प्रॉपर रैकी करके आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये मजीद पैसे दे देंगे, अगर इनको थ्रेट किया जाएगा तो मजीद पैसे दे देंगे। तो उस बच्चे को टर्की में क्यों डिटेन किया गया, रीजन क्या उसकी? और क्या ये वही ग्रुप है सुहेल भट्ट, दानियल भट्ट? जी एग्जैक्टली, ये वही ग्रुप है जिसने वहाँ पे इसे डिटेन किया हुआ है। असल में ये ईरान और टर्की के बॉर्डर के इन बिटवीन है। वहाँ से रिलीज होगा तो टर्की में एंटर होगा, वहाँ से आगे फिर इसको रिलीज किया और जाएगा। वहाँ पे सेफ हाउस में से रखा हुआ है बॉर्डर एरिया। तो मुझे ये बताइएगा कि ऑप्शंस क्या होती हैं? क्या रिलीज करके पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है, या रिलीज करके आगे जो उनकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन होती है जिसके लिए वो पाकिस्तान से स्मगल किए जाते हैं, ग्रीस या आगे फर्दर यूरोप, वहाँ भिजवाया जाता है, करते क्या? इस केस में हमारी पर्टिकुलर ऑप्शन तो यही है कि लड़कों को रिलीज करके एम्बेसी पहुंचाया जाए या सेफ कस्टडी में दिया जाए ताकि वो लड़के वापस आए, उनके घर वालों को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन। और आमतौर पर नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पे सेफ हाउसेज से जब बंदे रिलीज हो जाते हैं, इनकी पेमेंट हवाला हुंडी के जरिए वहाँ पे चली जाती है, तो आगे फर्दर अमाउंट लेके वो ग्रीस या जर्मन वाली साइड पे इनको ये उनके ऊपर होता है कि अगर वो आगे जाना चाहते हैं। जी एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया वकार। एफआई के ऑफिसर्स की बातें हमने जानी,
और ये जो एक मकरू धंधा है इसके बारे में कुछ रियलिटीज़ आपसे हमने शेयर की, एक स्पेसिफिक केस के बारे में भी हमने डिस्कस किया और ये बताया कि अब जो लोग पाकिस्तान से ट्रैफिकिंग के ज़रिए, स्मगलिंग के ज़रिए बाहर जा रहे हैं, बेशक उन्हें बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर रियलिटी ये है कि वहाँ पे उन्हें हॉस्टेज बनाया जा रहा है और एक प्रॉपर ग्रुप जिसमें पाकिस्तानी, ईरानी, टर्किश और कुर्द शामिल हैं, ये नेटवर्किंग के ज़रिए इन लोगों को हॉस्टेज करता है। उनकी फैमिली से लोकल नेटवर्किंग के ज़रिए जो है वो भारी तबान वसूल किया जाता है और उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया जाता है। जो मुल्ज़िमान एफआई ने पकड़े उनसे भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह वो इस मकरू धंधे में शामिल है और किस तरह लोगों को बाहर भिजवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये अनोखी कहानी सुनी जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि अब जहां पाकिस्तानी दयारे गैर में जाते हैं वहां पे अब उन्हें बाहर पहुंचाने के चक्कर में, बाहर स्मगल करने के चक्कर में हॉस्टेज बना लिया जाता है। एफआई ने सारी कहानी आपको सुनाई। इस वक्त हमारे साथ इस केस के मरकजी मुल्ज़िम इरफान मौजूद है। इरफान से जानते हैं कि असल हकीकत क्या, इरफान क्या कहते हैं। इरफान, गुजरांवाला के रहने वाले हो? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? कोलबी रामा शाह रशीम। अच्छा इरफान, मुझे ये बताओ कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? जी सर, ये 5-6 माह से मैं कर रहा हूँ काम। लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो 2014 से भी पुरानी दरखास्तें हैं, वो कैसे आ गई फिर? जी सर, मैं उस वक्त जो है ना वो काम नहीं किया। मैं इस्तांबुल से जो है ना वो आया पाकिस्तान। इस्तांबुल से कब पाकिस्तान आए? मैं 2012 में से जो है ना वो आया उधर से पाकिस्तान। कि तो कब गए थे? यूनान गया 2005 में मैं। अच्छा, तो क्या क्या करते थे वहाँ पे? उधर मैं मजदूरी वगैरह करता था। गैर कानूनी रहते थे वहाँ पे? जी गैर कानूनी। तो ये कैसे यानी इस प्रोफेशन में कैसे आ गए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? सर, जब मैं यूनान से इस्तांबुल की तरफ से पिछले रास्ते वापसी आया ना, तो उधर मुझे ये दानियल भट्ट और एक सुहेल भट्ट है, ये इनकी रेफरेंस से मैं पीछे आया था और इनके नंबर वगैरह थे मेरे पास। ठीक है। तो इनके साथ मैंने जो है ना वो रब्ता किया इधर आके ये 5-6 माह से। ठीक है। भी एक मेरे चाचू का बेटा था, उसको भेजा। इस तरह ही फिर बाद में लोग पूछने लगे, कोई दोस्त पूछने लगे भी मैंने जाना है या मैंने जाना है, वो मैंने इस तरह करके 5-6 आदमी भेजे। तो इस रेफरेंस से ये यानी अगर हम ये कहें कि जो बंदा एक दफ़ा बाहर चले जाता है जी सर, और ख़ुद भी इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनता है, जब वो वापस आता है तो वो खुद भी एजेंट बन सकता है या बन जाता है? जी हो जाता है जिस तरह आप बने। जी सर। अच्छा इरफान, अगर हम इस केस में आए, दानियल भट्ट, सुहेल भट्ट, ये लोग कितने अरसे से वहाँ पे और आप इन्हें किस तरह जानते हो? मुझे यूनान से इनका नंबर मिला था। किससे नंबर मिला था? उधर एक लड़का था मलकवाल का। अच्छा। तो हम उधर इकट्ठे एक मकान में रहते थे, तो वो भी इधर से गया था ना, नया नया गया था, उसके पास सेफ इंचार्ज का नंबर था। मैंने आना था पाकिस्तान, तो वो कहने लगा भी इस नंबर पर रब्ता कर लो। ठीक है। मैंने इनके साथ बात की, इन्होंने मुझसे 1200 यूरो लिया और मुझे यूनान का बॉर्डर दोबारा क्रॉस करा के इस्तांबुल में मंगाया। बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? पैदल। अच्छा, जंगल की तरफ से किया कि सड़क की तरफ? नार है, वो कश्ती में बिठा के पार किया। अच्छा, ठीक है, बाय बोट किया। ठीक है जी, इनके आदमी ले आए। उधर मैं 8-10 दिन रहा, वो ज़ियारतें वगैरह की। ईरान में नहीं, तुर्की में। अच्छा। हजरत अबू यूब अंसारी का दरबार है और ज़ियारतें। ठीक है। वो की, फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना मुझे इधर भेज दिया ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया, फिर आगे पाकिस्तान का। ठीक है। कोयटे की तरफ मैं बाहर निकला। और वहाँ पे कोयटे में कौन बंदा मिला? उधर बलोची ने बॉर्डर पार कराया। और वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आ गए। ये दानियल भट्ट, सुहेल भट्ट का कितना बड़ा नेटवर्क है? जी, ये उधर बहुत है, सुहेल भट्ट है, दानियल भट्ट और भी बहुत सारे हैं। इनका नेटवर्क है। इधर जो पाकिस्तान में काम करते हैं सभी इनके साथ रब्ता करते हैं। ठीक है। और ये आगे जो है रानी के साथ या कुर्दों के साथ या बलोची के साथ इनका रब्ते होते हैं। तो वो पूरी एक चेन बनी हुई है। जी सर, उसके जरिए चलते हैं। अब मुझे बताओ कि जो ये बात हो रही है सेफ हाउस की जो उन्होंने बनाया हुआ है तुर्की में। जी सर। तो ये कभी गए उधर? जी, जब गया था उधर उस वक्त जब मैं सेफों में गया था। अच्छा, सेफों में गया था। वो कितनी दूर है, कौन से शहर के पास है वो? जी, ये मुख्तलिफ ठिकाने बदलते रहते हैं, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। तब जब हम गए थे तब इस्तांबुल में होती थी। अच्छा। अब जो सुना है वो दोगो ब्याज और ये दानियल भट्ट को मिले भी थे? जी, उस वक्त मिला था मैं। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं ये? इन्होंने अपना रैश वगैरह नहीं बताया। अच्छा, अब जो ये बच्चे को तुमने भिजवाया? जी सर। तो ये क्या वाकया हुआ, तुमने भिजवा दिया, फिर उसके बाद तुम पैसे क्यों लेने आए? जी सर, इनमें से जो एक बच्चा है ना, बिलाल चीमा, ये खुद उधर रह के दानियल भट्ट के पास 2.5-3 साल रह के आया, यही काम करता रहा है। ठीक है। और इसके को 2-3 साल हो गए थे, इसका राब्ता नहीं था। ये कह रहा था मुझसे नंबर गुम हो गए उनके, लिहाजा मैंने जाना है तो इरफान मेरी मदद करो। ठीक है। और जब मेरे साथ इसने बातचीत की तो इसने उसका नाम लिया, तो मैंने कहा यार मैं भी तो उसी के पास भेजता हूँ आदमी। ठीक है। इसने कहा चलो नंबर दे दो। मैंने इसको नंबर वगैरह दिए, कोयटे वाले का और दानियल भट्ट का नंबर दिया, और रानी जो है उसका नाम बताया रजा खुई। हाँ। तो इसने बोला भी अब तो हमारा तलक निकल आया, तो हमने जो है ना वो पैसा वही देना है जो रास्ते में रानी लेते हैं।
मैंने इसको बोला, वो $1100 लेते हैं। और बिलाल चीमा के साथ कौन गया? जमान नाम का लड़का था, वो इसी की रेफरेंस के, इसको ही पता था, मुझे नहीं पता। तो मुझे बताओ कि अब वहाँ पे ये जो लोगों को, जो लोग जाते हैं बाहर जाने के शौक में, इन इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ते हैं, जिनमें से तुम भी एक हो, तो किस तरह उन्होंने वहाँ पे रखते हैं, क्या सलूक क्या करते हैं उनके साथ, और पैसे क्यों मांगते हैं? उधर जो मकान वगैरह उन्होंने रखे होते हैं ना, उधर इस तरह के कमरे होते हैं, इसमें से जरा छोटे होंगे, उसमें 10-20 आदमी या 8 आदमी को एक ही कमरे में, छोटे छोटे कमरों में 8-8, 10-10 लोग रखते हैं। जी जी, इस तरह रखते हैं। सारे पाकिस्तानी होते हैं, कोई और मुल्कों के भी होते हैं? अफगानी होते हैं, रानी खुद भी जाते हैं, और बंगाली होते हैं, इंडियन होते हैं, ये साउथ एशियन ज्यादा लोग हैं। जी जी, दे दो। मुझे बताओ, तुम खुद भी बाहर रह के आए हो, जिंदगी का एक हिस्सा तुमने वहाँ पे गुजारा है, सर। अब लोगों को भी बाहर भिजवाते हो, क्या समझते हैं लोगों को बाहर जाना चाहिए, ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए? लोग मरते भी हैं इसमें, जिंदगी से भी हाथ धोते हैं, जलालत भी उनके नसीब में लिखी जाती है। सर, जो आदमी इधर 8-10 हज़ार रुपया कमाता है, उसके बच्चों का पेट पूजा नहीं होती, जहाँ इससे ज़्यादा नहीं कमा पाता, वो तो जाके उधर अच्छा रहता है। तो जो इंसान सर इधर 20-25 हज़ार कमाता है, हम उसको पहले से पूछता है, जो इतने कमाता है उसको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। इरफान की हमने बातें सुनी, इसके साथ एक और मुलजिम भी FIA ने पकड़ा है, उससे भी आपको मिलवाते हैं, और उसने क्या क्या इंकशाफात किए वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिए। इरफान के बाद इस केस में जो एक और मरकजी मुलजिम गिरफ्तार है, गुलफाम, वो हमारे पास मौजूद है, और जितने भी पैसे पाकिस्तान से बाहर भिजवाए जाते हैं वो सारे के सारे में हवाला हुंडी का कारोबार भी मुलविस होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इंसानी स्मगलिंग के इस मकरू धंधे में जो गैर कानूनी हवाला हुंडी का काम है, उसका भी बहुत बड़ा रोल और अमल दखल है, और जितने भी लोगों को वहाँ से छुड़ाया जाता है, सारे की सारी रकूम हवाला हुंडी के ज़रिए तुर्की और ग्रीस और ईरान, इन ममालिक में मुंतकिल की जाती है। गुलफाम भी हवाला हुंडी का काम करता था। इरफान ने जो पैसे इकट्ठे करने थे वो गुलफाम और उसकी कंपनी के ज़रिए आगे सुहेल भट्ट और दीगर लोगों को, दानियाल भट्ट वगैरह को तुर्की में पहुंचाए जाने थे। गुलफाम, तुम्हें पता था कि ये सारे पैसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होने हैं? नहीं सर। तुम्हें क्या कहा गया था? मुझे क्या कहा, ये पैसे पकड़ के आदमी आएगा, इसको दे देना, तो फिर मैं दे देता था, पकड़ के वो ले जाता था। तो अब तक कितनी देर से काम कर रहे हो? 1 महीना 1.5 हो गया मैं काम कर रहा हूँ। तो कितने पैसे देते थे? मैं 12,000 रुपया लेता था। 12,000 मजदूरी पे तुम काम करते थे? किसके पास? परवेज के साथ। परवेज के पास। और परवेज भाग गया हुआ सारे मामले के बाद? हाँ जी, नंबर दिए हुए, नंबर बंद है उन लोगों के। परवेज भाग गया इस मामले के बाद। तो तुम्हें पता था कि परवेज पैसे कहाँ पे भेजता था सारे लोगों से लेके? ये पता नहीं किधर भेजता था, उधर बाहर ही भेजता होगा, मेरे को नहीं पता है। बस तुम सिर्फ लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे? हाँ जी। और वो पैसे लेके थे, तुम्हें नहीं पता था कि किस मकसद के लिए पैसे इकट्ठे हो? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को नहीं पता। टेलीफोन पे बात होती थी, पैसे दे देते, वो चले जाते थे। ठीक है। और ये तुम्हें पता था कि हवाला हुंडी का काम होता है? ये पता नहीं था मेरे को, लेकिन नहीं, किस चीज़ के पैसे इकट्ठे करते थे? यही हुंडी के लिए मेरे। तो तुम्हें नहीं पता ये गैर कानूनी काम है हुंडी हवाला का? मेरे को नहीं पता था, मैं लालच में आ गया था। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गंडेरियों का काम करता हूँ पहली बार, 1 महीना हो गया काम कर रहा हूँ, इसलिए। ठीक है। गुलफाम की बात आपने सुनी, और जो मुख्तलिफ डिपोटीज आते हैं वो जब FIA के पास पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि किस ज़रिए से, किस एजेंट के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर गए, क्या क्या रास्ते उन्होंने अडॉप्ट किए गए। शुरू में हमने आपको बताया कि इन रास्तों के ज़रिए बाहर जाते हैं। अदनान एक और ह्यूमन ट्रैफिकर हैं जिसको FIA ने पकड़ा, और ये भी उसी ग्रुप, यानी जो दानियाल और सुहेल भट्ट के ग्रुप तुर्की में है, उसी के ज़रिए अपने तमाम जो लोग थे उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करता था। अदनान, मुझे बताओ कितने अर्से से काम कर रहे हो? 1 साल से सर। और किसके ज़रिए कर रहे हो? ये ईरान में रज़ा खुई है एजेंट। रज़ा खुई कुर्द है जो ईरान में, और आगे तुर्की में? तुर्की में उधर लड़का पाकिस्तानी है। क्या नाम है? हम उसका अली नाम है। अली। और ये दानियाल और सुहेल भट्ट वगैरह के साथ भी कुछ करते हो? नहीं, इनके साथ में। अच्छा, वो करते हैं। मुझे ये बताओ कि खुद भी कभी बाहर रहे हो? जी रहे हूँ। कहाँ पे? तुर्की में। कितनी देर पहले और कब? मैं 4 महीने पहले आया हूँ। आए हो? और कितनी देर रहे वहाँ पे? वहाँ पर हूँ तकरीबन 7-8 महीने में रहा हूँ। तो जो बंदा एक दफ़ा चले जाता है वो वापस आके एजेंटी का काम शुरू कर देता है? नहीं, तुमने भी तो यही किया ना? बस कमीशन के लिए। कितने पैसे मिलते थे एक बंदे के? कितने पैसे लेते थे और कितने पैसे मिलते थे? 10,000 रुपये एक बंदे का। एक बंदे? कितने बंदे भेज चुके हो अभी तक? इधर से मैंने भेजे हैं कोई 20 आदमी भेजे हैं। 20 आदमी। और वहाँ पे उनको देते थे, फिर पैसे यहाँ पे अपने रख के उन्हें आगे ट्रांसफ़र कर देते थे? जी। जो बंदे डिपोर्ट तुम्हारे हुए, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, वो कैसे डिपोर्ट हो गए? वो खुद एक लड़का है, उसने इधर से गया था, आगे जाने की ट्राई कर रहा था,
नहीं उसने ना नहीं आगे तो उसने पैसे दिए हुए थे तो उस पैसों पे जाना था ना। मेरे किसी और के साथ जा रहा था। अच्छा। ऊपर पीछे जॉब करता था इसलिए खुद वो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान, मेरी जॉब अच्छी है, इधर तनख्वाह कम है तुर्की में, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ठीक है, वो भी डिपोर्ट हुआ तो उसने दोबारा नाम उनसे लिखवा तो मुझे ये बताओ कि तुम खुद भी वहाँ पे रह के आए हो, क्या कोई हालात हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे? हालात तो नहीं है। क्या हालात हैं? 12-13 घंटे ड्यूटी है और वहाँ पर तनख्वाह भी नहीं ज़्यादा देते। तो फिर लोग किस लिए बाहर जाते हैं? बस मजबूर लोग हैं, हम पाकिस्तान से वहाँ चले जाते, इधर जॉब नहीं है। खैर ये एक और इंसानी स्मगलर था, इसकी बात भी आपने जानी। और तकरीबन जितने भी इंसानी स्मगलर आपको मिलेंगे ये सारे वो लोग हैं जो खुद इन्हीं रास्तों से बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए बाहर गए और जब ये वहाँ पे कामयाब नहीं हो सके और वापस आए तो फिर इन्होंने ये जाना कि शायद ये बहुत आसान तरीके और इसके ज़रिए लोगों को बाहर बेच के ये खुद अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक्सपोज किया उन लोगों के बारे में, उन डिपोटीज़ के बारे में जो किन हालात में बाहर से होके आए हैं और आज भी उनका ये पैगाम है इस कौम के लिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के रूखी सूखी खा लें मगर बाहर जाने की ना सोचें। किस तरह के हालात से उन्हें गुजरना पड़ता है। और एक जो चीज़ सामने है वो यही आई है कि जो एक दफ़ा इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ के बाहर से होके आ जाता है वो उस सारे रूट को जान लेता है और वो खुद जो है वो इंसानी स्मगलर या एजेंट बन जाता है। तो आज के प्रोग्राम के इतना ही। मजीद अगले प्रोग्राम में और भी चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।